हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज इस क्लास में हम जेके सेट की जो हिंदी परीक्षा हुई थी 2025 में, तो उन प्रश्नों का हम विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस पर हमने 2 क्लासेस पहले भी ली हैं। एक छोटी क्लास है और एक थोड़ी बड़ी है, आधे घंटे की होगी। तो इसको देखने से पहले आप उन प्रश्नों को ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। हमने प्रश्न संख्या 50 तक का विस्तार से विश्लेषण कर लिया है, 51 तक का। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 52 से लेकर 56 तक के सही उत्तर जो दीजिए, ये कहाँ से देने थे हमने? जे निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या 52 से 56 के सही उत्तर दीजिए। तो इस अनुच्छेद को पढ़ के हमने 52 से लेकर 56 तक के प्रश्नों का उत्तर देना था। तो प्रश्न संख्या 52 है, इस अनुच्छेद के अनुसार स्वीडी लोगों की सामाजिक समस्या नहीं है। तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखो ये कही है, वो अंडरलाइन किया है। इसमें विकल्प बी बौद्धिकता। अब प्रश्न संख्या 53 है, अति गंभीरता अथवा अंतर्मुखी उदासी के कारण किन जातियों के लोग स्वीडी लोगों को मनुष्य या बुद्ध मानते हैं? तो वो कौन सी जातियाँ थी? विकल्प सी, दक्षिण जातियों के लोग उन्हें मनुष्य बुद्ध मानते थे। तो इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हो अनुच्छेद को। अब प्रश्न संख्या 54 है, फ्रांसीसी कलाकार किसे अपनी पराजय मानेंगे? तो किसे अपनी पराजय मानेंगे वो जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है फ्रांसीसी कलाकार को। इसमें विकल्प डी जो है, जो पार्ट अदा कर रहे उसे उसका सच्चा रूप समझने में। अब प्रश्न संख्या 55 है, स्वीडन का लेखक निम्नलिखित में से किसका ग्रहण करने का अभ्यासी है? तो किसका ग्रहण करने का अभ्यासी है? विकल्प बी वन हंडी में घूमते हुए चिंतन करने का अभ्यासी। प्रश्न संख्या 56 है, किन लोगों में कहीं गहरे में एक उदासी अथवा चिंतनशील निरानंद का भाव होता है? तो किन में होता है? विकल्प ए, स्वीडन के लोगों में। अब प्रश्न संख्या 57 है, तुलसीदास को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का सुमेरु कहा जाता है? तो किस ग्रंथ का सुमेरु कहा जाता है? विकल्प डी, भक्तमाल। तो भक्तमाल किसका ग्रंथ है? नावादास का। इसकी रचना 1585 ईस्वी में की थी नावादास ने, जी ब्रजभाषा में, और इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है। अब प्रश्न संख्या 58 है, नवजागरण काल का प्रभाव सबसे अधिक किस साहित्य पर पड़ा? तो नवजागरण का प्रभाव सबसे अधिक बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 59 है, सुखसागर की रचना किसने की? तो सुखसागर की रचना किसने की है? जे मुंशी सदासुखलाल न्याज ने। तो इसमें हमारा विकल्प जो है वो बी सही हो जाता है, मुंशी सदासुखलाल न्याज। न्याज इनका उपनाम था और इनका पूरा नाम था मुंशी सदासुखलाल न्याज। तो सुखसागर को हम मुंतखबूत बारिक भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या था सुखसागर का? मुंतखबूत बारिक। तो फिर विकल्प ए जो है, ईशा अल्लाह की जो प्रसिद्ध रचना रानी केतकी की कहानी। ऐसी तो बहुत सारी रचना है, लेकिन रानी केतकी की कहानी जो है इनकी वो रचना कब से कब तक है? 1798 से 1803 के बीच हुई थी इसकी रचना। अब विकल्प सी, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। विकल्प डी, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल प्रेम सागर, मुंशी सदासुखलाल का सुख सागर, और लल्लू लाल ने प्रेम सागर या नागरी दशम भी कहते हैं इसको, इसकी रचना की थी। लल्लू लाल की और भी बहुत सारी रचनाएं, लाल चंद्रिका, राजनीति, सिंहासन बतीसी, बेताल बतीसी, बहुत सारी रचनाएं। अब प्रश्न संख्या हमारे सामने क्या है, ये कौन थे चार? ये खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने वाले चार महानुभव थे आधुनिक काल के। अब प्रश्न संख्या 60 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब हुए थे? तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1903 से लेकर 1920 तक का इन्होंने कार्य संभाला था सरस्वती पत्रिका का संपादन करने का। इसने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो अब प्रश्न संख्या 61 है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? तो द्विवेदी युग का जागरण काल किसने कहा था? ये कहा था विकल्प सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा था द्विवेदी युग को जागरण काल? विकल्प सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था द्विवेदी युग को? इन्होंने कहा था नई धारा द्वितीय उत्थान। क्या कहा था? नई धारा द्वितीय उत्थान। और विकल्प सी, नगेंद्र का हमने पढ़ लिया जागरण सुधार काल। और बी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने कोई द्विवेदी युग को कोई ख़ास नाम नहीं दिया था, इन्होंने इसको आधुनिक काल के अंतर्गत ही रखा था।
विकल्प डी राम कुमार वर्मा, तो इन्होंने भी कोई इनका भी स्पेशल नाम नहीं था, इन्होंने भी आधुनिक काल के अंतर्गत ही रखा था। अब प्रश्न संख्या 62 है, प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभाजित है? तो कितने सर्गों में विभाजित है प्रिय प्रवास? प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभाजित है। विकल्प सी जो है वो सही है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है और इसके कितने सर्ग हैं? इसके 17 सर्ग हैं। और इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। क्या है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है और इसकी रचना 1914 में हुई थी। इसके 17 सर्ग हैं। अब प्रश्न संख्या 63 है, मैथिल शयनगुप्त की रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो हमने मैथिल शयनगुप्त की जो ये रचनाएं दी हुई है हमें काव्य कृति, तो इसमें हमने बताना था इनका प्रकाशन। तो किसका बताना था? रंगमय। इनको हमने क्या करना था? इनको कालक्रम अनुसार लगाना था। तो पहले हम देखते हैं कि रंगमय बंग का प्रकाशन वर्ष क्या है। रंगमय बंग विकल्प ए प्रकाशन वर्ष है 1909। विकल्प बी जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष 1910 है। ये महाभारत के ऊपर लिखी गई है। अब विकल्प सी भारती, तो भारती कब की है? 1912 की है और पंचवटी 1925 की है। तो सबसे पहले कौन सी हुई? अब रंगमय बंग 1909 की हुई, फिर उसके बाद जयद्रथ वध विकल्प बी, फिर उसके बाद विकल्प सी। जैसे हैं वैसे ही ये क्या थे? कालक्रम अनुसार सही थी, 1 2 3 4। तो जो विकल्प ए है वो सही है। अब प्रश्न संख्या 64 है, शाहबाज स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था विकल्प डी डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने? शाहबाज स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब विकल्प ए जो है श्रीधर पाठक, तो इन्होंने तो मैंने नहीं कुछ इनका पढ़ा हुआ है कि शाहबाज के बारे में इन्होंने क्या कहा। विकल्प बी आचार्य शुक्ल, तो आचार्य शुक्ल ने शाहबाज शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में कहा था। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्य विशेष के रूप में। शुक्ल ने क्या कहा था? शाहबाज शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्य विशेष के रूप में। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा था? जो वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे शाहबाद के नाम से अभिहित किया जाने लगा। ये किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने शाहबाद के बारे में। हम विकल्प डी का तो क्लियर हो गया, शाहबाज को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये नगेंद्र का कथन है। अब प्रश्न संख्या 65 है, महादेवी वर्मा की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? विकल्प ए यामा। यामा कब की रचना है? यामा कब की रचना है? 1940 की। कब की है? 1940 की महादेवी वर्मा की रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो विकल्प बी राका, विकल्प सी मानसी, विकल्प डी युगदीप, तो ये किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये उदय शंकर भट्ट की काव्य कृतियाँ हैं। अब प्रश्न संख्या 66 है, किस विद्वान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो वो किसने कहा है? वो विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विवेक की राय का नहीं है? तो विवेक की राय का कौन सा निबंध है जो नहीं है? बाकी किसके हैं? विवेक की राय के। नया गांव व नाम, तो नया गांव नाम ये किसका है? ये विवेक की राय का है। ये सही, इसका ये नाम है नया गांव नाम। तो इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, नया गांव बनाम लिखा है इन्होंने, नया गांव नाम था इसका नाम से। और विकल्प बी जो है गांव की दुनिया, ये भी किसका है? विवेक की राय का है। विकल्प सी उठ जाग मुसाफिर भी किसका है? ये भी विवेक की राय का निबंध है। विकल्प डी मिट्टी की ओर, तो मिट्टी की ओर किसका निबंध है? मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है 1946 का। तो रामधारी सिंह दिनकर के और भी बहुत सारे निबंध हैं, जैसे अर्धनारेश्वर, रेती के फूल, बट पिप्पल, उजली आग। तो नया गांव नाम जो है ये किसका है? विवेक की राय का है, 1984 का। गांव की दुनिया भी विवेक की राय का है और उठ जाग मुसाफिर भी विवेक की राय का निबंध है। अब प्रश्न संख्या 68 है, राम वृक्ष बैनपुरी का रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्ति कब प्रकाशित हुआ? तो माटी की मूर्ति जो है वो किसका निबंध रेखा चित्र संग्रह है? वो है राम वृक्ष बैनपुरी का। इसका प्रकाशन वर्ष विकल्प सी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। राम वृक्ष बैनपुरी में इस रेखा चित्र में 12 रेखा चित्रों का वर्णन किया है। कितने? 12 रेखा चित्रों का वर्णन किया। और ये सारे रेखा चित्र कहाँ लिखे गए थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखे थे राम वृक्ष बैनपुरी ने। तो अब
प्रश्न संख्या 69 है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो क्या बोलूँ क्या याद करूँ किसकी आत्मकथा श्रृंखला है, ये है हरिवंश राय बच्चन की। तो इसमें विकल्प ए जो है वो पहला है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ कौन सी श्रृंखला है, पहला है। और इसमें दूसरा कौन सा है, दूसरा है जो है वो है नीड का निर्माण। और फिर तीसरा क्या है, बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। अब प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है। तो इसमें 3 जो हैं वो महादेवी वर्मा के हैं और चौथा महादेवी वर्मा का नहीं है और हमने बताना है किसका है। विकल्प ए भक्तन, ये भी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। बी गीसा, ये भी महादेवी वर्मा का है। विकल्प सी ठकुरी बाबा, ये भी महादेवी वर्मा का है। और विकल्प डी बाल गोविंद भक्त। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि राम बेनपुरी ने जो माटी की मूर्ति राम लक्ष्मण का जो रेखा चित्र है माटी की मूर्ति, उसमें 12 रेखा चित्र है। बाहर उन्हीं 12 रेखा चित्रों में ये बाल गोविंद भक्त भी आते हैं। ये किसका रेखा चित्र है, राम वृक्ष मैनपुरी का है बाल गोविंद भक्त। तो प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो हमने देखनी थी कि इसमें आत्मकथा विधा कौन सी है। तो विकल्प ए जूठन, तो जूठन किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। और ये क्या है, एक दलित आत्मकथा है। ये दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1997 में हुआ था। तो स्मृति रेखा ये क्या है, ये संस्मरण है। और प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में ये भी क्या है, ये भी संस्मरण है। और डी सृजना पथ के सहयात्री, ये भी क्या है, सृजना पथ के सहयात्री, ये भी संस्मरण है। इसको किसने लिखा था, पद्मप्रभा शास्त्री ने। तो प्रेमचंद घर में तो ये पता है शिवरानी देवी का संस्मरण है। अब प्रश्न संख्या 72 है, सही मिलान कीजिए। इसमें हमने मिलाने थे, ये हमारी विधाएं दी हुई थी, हमने इनको देखना था। जो हमें रचनाएं दी हुई थी हमने देखना है किसी विधा की रचनाएं हैं जी। तो सूची 1 में लक्ष्मीपुरा, तो लक्ष्मीपुरा कौन सी विधा है, विकल्प जो 2 है, सूची 2 में जो 2 है रिपोर्ताज की। अब दैनिकी क्या है, ये 4 नंबर पे डायरी है, डायरी विधा है। और ये किसकी रचना है, दैनिकी। और ये लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है, ये किसका रिपोर्ताज है, लक्ष्मीपुरा है शिवदान सिंह चौहान का, जो रिपोर्ताज के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने किसमें, ये रूपाव पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम जो रिपोर्ताज माना जाता है, कौन सा रिपोर्ताज, रूपाव। अब जो ख है दैनिकी, तो ये क्या है, ये डायरी विधा है। दैनिकी किसकी डायरी विधा है, सिया रामचंद्र गुप्त की। विकल्प सी बोलाराम का जीवन, तो बोलाराम का जीवन क्या है, एक व्यंग्यात्मक रचना है। ये किसकी है, हरिशंकर परसाई की रचना है। अब जामुन का पेड़, तो जामुन का पेड़ ये क्या है, ये व्यंग्यवर्ग रचना है। और ये क्या है, जामुन का पेड़ एक कहानी है। तो इसमें कौन सा कूट सही हो जाना था, इसमें कौन सा कूट सही था, इसमें सही था विकल्प सी। कौन सा था, विकल्प सी। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 73 है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है, अर्ध तत्सम। देखो क और र अगर माँ के ऊपर होता तब तत्सम होता, तो ये क बीच में र है, तो ये अर्ध तत्सम हुआ है। कर्म का तत्व क्या होगा, काम। तो प्रश्न संख्या 74 है, हिंदी की बोलियों की कुल संख्या क्या है। तो हिंदी की जो कुल बोलियाँ वो कितनी है, 18 हैं। प्रश्न संख्या 75 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया था, वो फ्रेंच भाषा में। और किसने लिखा था, वो गासा तारसी, जो फ्रेंच विद्वान थे उनके द्वारा लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तो पहले ये 1839 में लिखा था, फिर उसके बाद फिर से 1847 में लिखा था।